अगर आपको पता चले कांग्रेस में क्या समीकरण है, क्या अभी भी सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार की गणित गिनी जा रही है, या उसमें एक खड़गे फैक्शन भी जुड़ गया है, या कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो डोमिनेंट दिख रहे हैं कांग्रेस के इंटरनल इकोसिस्टम में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे और एजेंडा ड्राइव करने के लेवल पे? सौरभ जी, निश्चित रूप से ऐसे तीन गुट दिखाई देते हैं। एक सिद्धरामैया फैक्शन है, एक डीके शिव कुमार फैक्शन है, एक खड़गे फैक्शन है। लेकिन क्रेडिट टू कांग्रेस इन कर्नाटका दिस टाइम, मैंने कभी कर्नाटक के कांग्रेस को इतना प्रोफेशनली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं देखा। मतलब पहली सूची 124 या 22 की पहली सूची आई थी। निश्चित रूप से गुटबाजी हावी रहती है, कोई भी पार्टी में बिना गुटबाजी के टिकट वितरण नहीं होते, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल तरीके से सुनील कन्नुगोलू के सर्वे के आधार पर लास्ट में एक 12 से 15 सीटों में निश्चित रूप से गुटबाजी दिखाई दी। क्या क्या फैक्टर वर्क हुए अब पता नहीं चला, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अभी तक तो चुनाव हैंडल किया है, मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये आपने एक सर्वे का जिक्र किया, किसका सर्वे आपने बताया? सुनील कन्नुगोलू। थोड़ा बताइए इनके बारे में। पहले देखो, कर्नाटक में सुनील कन्नुगोलू बहुत चर्चित चेहरा है आजकल, क्योंकि कांग्रेस जो भी निर्णय लेती है सुनील कन्नुगोलू के सर्वे के आधार पर ही कर्नाटक में फैसले होते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है, कांग्रेस को क्या विषय आगे रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं, ये सुनील कन्नुगोलू तय करते हैं। सुनील कन्नुगोलू का सर्वे पर भी बहुत चर्चा कांग्रेस में हुई है, तो इस बार उस सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस अपना एजेंडा, अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बीजेपी को कैसे टेक ऑन करना है। क्योंकि देखो, सुनील कन्नुगोलू ही थे जो 40% कमीशन, जो कर्नाटक में बहुत चर्चित विषय है, उसको कॉइन किया था। पेसीएम एक कैंपेन हुआ था कर्नाटक में, पेटीएम के तरह एक पेसीएम कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था। वो भी थोड़ा नरेटिव बिल्ड करने में कांग्रेस को मदद किया है। तो सुनील कन्नुगोलू, क्या ये कैंपेन था सर, थोड़ा बताएं। एक पेसीएम कैंपेन कांग्रेस ने किया था कि पूरे बेंगलुरु में यहां वहां पोस्टर लगाए थे कि ऐसा जैसा पेटीएम रहता है, जैसे पेटीएम को ट्वीक करके पेसीएम कर दिया, और वो जो लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार 40% कमीशन खाती है, वो नारा। वो क्या हुआ था 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब कर्नाटक आए थे तो सिद्धरामैया पे 10% कमीशन का आरोप लगाया था। तो कांग्रेस ने उसको 40% कमीशन का आरोप लगाया, और उसके चलते बीजेपी को क्या हुआ, एक विधायक का बेटा पकड़ा गया 45 लाख घूस लेते हुए। लोकायुक्त पुलिस ने उसको रेड हैंड पकड़ा। तो उसके पश्चात वो जो कैंपेन रहा उसको ट्रैक्शन मिलते गया। इंटरेस्टिंग। तो ये तो टिकट वितरण की बात हो गई। रैलियों में किस तरह के इश्यूज पुश किए जा रहे हैं, और उससे भी पहले ये बता दीजिए कि जो तीसरा मोर्चा है कर्नाटका का, जेडीएस का मोर्चा, देवेगौड़ा परिवार की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियां लिखी जा रही हैं, उसका क्या हाल है? पहले देवेगौड़ा फैमिली एंड देन विल कम टू इश्यूज। सर जी देखो, देवेगौड़ा फैमिली, जब सितंबर में हम बात कर रहे थे तो एवरीबॉडी थॉट जेडीएस विल कोलैप्स। ओके। क्योंकि 2019 के जो कांग्रेस और जेडीएस की जो एक कॉम्बिनेशन बनी थी, सरकार गिर गई, उसके पश्चात जेडीएस विल कोलैप्स। लेकिन उसके बाद कुमार स्वामी पंचरत्न यात्रा पे निकले, धीरे धीरे करके अब जेडीएस फिर से वही हालत पे पहुंच गई है। 2018 में जितनी सीट जीते थी उससे प्लस और माइनस 4-5 सीट्स पे जेडीएस आके खड़ी हुई है। मुझे लगता है देवेगौड़ा जी के कारण वोकली का वोट जेडीएस के पीछे इंटैक्ट है। और आप बीजेपी का टिकट वितरण पूछ रहे थे, बीजेपी के टिकट वितरण में जो सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया गया, ऑलमोस्ट ऑल वेंट टू जेडीएस, ऑलमोस्ट ऑल वेंट टू जेडीएस। और हैदराबाद कर्नाटक में भी जेडीएस काफी सारा इनरोड्स कर रही है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टी वोट्स, बट
कुछ अच्छे लोगों को कल्याण कर्नाटक में जेडीएस ने अपने पार्टी में लाया है और मुझे लगता है वोट तो ला रही है। कितना सीट कन्वर्ट करेगी ये देखने वाली बात है। अगर 5 से 6 सीट ओल्ड मैसूर के रीजन के अलावा भी जेडीएस लाती है तो इट विल क्रॉस 32-33 एंड जेडीएस कितना सीट लेगी इस पर निर्भर होता है कर्नाटक में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार आती है या एक हंग असेंबली आती है। तो मुझे लगता है जेडीएस धीरे धीरे करके एक अच्छा प्रभाव फिर से वोक्कलिगा क्षेत्र में बना चुकी है। देवेगौड़ा जी का एक व्यक्तित्व है, कुमार स्वामी को भी वोक्कलिगा निश्चित रूप से पसंद करते हैं। डीके शिव कुमार वोक्कलिगा है, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद वोक्कलिगा आर मोर विथ जेडीएस, ऐसी स्थिति फिर से दिखाई दे रही है। और किन इश्यूज पे बात हो रही है रैलियों में और पोस्टरों में? क्या है पोल प्रॉमिसेस अहम जिनका ट्रैक्शन है? लंबा चौड़ा घोषणा पत्र तो आता है सब पार्टियों का, ट्रैक्शन किन मुद्दों का है? सौरभ जी, कांग्रेस ने पहले घोषणा की है कि हम एक गारंटी कार्ड देंगे, हम 2000 का भत्ता देंगे, ऐसे एक 2-3 घोषणा कांग्रेस ने की है। कांग्रेस को लगता है ये इसको ट्रैक्शन मिलेगा, ये वोट होके कन्वर्ट होगा। इसके बावजूद जेडीएस ने कल एक घोषणा पत्र जारी किया है कि हम मैटरनिटी पे 5-6 हजार रुपए हम उसका एक घोषणा जेडीएस ने की है। और पानी के समस्या को लेके जेडीएस ने भी ऐसे एक फ्री बीज की घोषणा की है। बीजेपी मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार को लेके चल रही है। पिछले 6 महीने में 8 बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। कर्नाटक सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की बातें कर्नाटक में कह रहे हैं। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे हुआ, किसान सम्मान निधि को बेलगाम में रिलीज किया गया। तो एक डबल इंजन की सरकार की बातें रख के बीजेपी आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है देखो, बीजेपी की कोशिश ये होगी, हमारे यहाँ ये आम का सीजन होता है ना सौरभ जी, आम का सीजन होता है तो लोकल आम को भी लोग वो अल्फोंसो मैंगोस के डब्बे बना के बेचते हैं क्योंकि अल्फोंसो का बहुत डिमांड होता है। तो कर्नाटक बीजेपी मुझे लगता है अपने 4 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको मोदी फैक्टर के नीचे दबाना चाहती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी या अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई है तो माफ करो, मोदी जी के कारण हमको वोट करो। यही बीजेपी का वोट इलेक्शन प्लान है, ऐसा अब तो दिख रहा है। और कांग्रेस? देखो, कांग्रेस बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी को पहले हिट करने की कोशिश की थी। मतलब बीजेपी के सरकार में जो गलतियां हुई थी, रमेश जारकिहोली का एपिसोड था, ईश्वरप्पा जी का एपिसोड था, माडालू विरूपाक्षप्पा का बेटा घूस लेते हुए लोकायुक्त पुलिस के हाथों पकड़ा गया, पे सीएम कैंपेन था, 40% कमीशन का आरोप था। अब मुझे लगता है कांग्रेस की कोशिश ये हो रही है कि देखो, कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस का वोट बैंक कर्नाटक पे क्या है? कुरुबा, मुस्लिम और दलित राइट। कांग्रेस को लगता है कि देखो, कांग्रेस लास्ट टाइम 38% पे थी, बीजेपी 36.16% पे थी। अगर कांग्रेस 40% ऑफ वोट्स को पार करती है तो कांग्रेस एक अच्छे खासे 105, 110, 115 तक जा सकती है। तो अपने वोट बैंक के साथ साथ कांग्रेस को थोड़े वोक्कलिगा के वोट्स और थोड़े लिंगायत के वोट्स जीतने के लिए चाहिए। उनको ये भरोसा तो होगा ना कि डीके शिव कुमार वो वोट लेके आएंगे वोक्कलिगा का, इसीलिए उनका पूरा फोकस सदर्न कर्नाटका पे है। लेकिन देखो, डीके शिव कुमार को अध्यक्ष बनाने के बावजूद आप बहुत साल से देखते आओ, कांग्रेस 25 से 30% ही वोक्कलिगा का वोट्स लेती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कांग्रेस का वोट बैंक वोक्कलिगा के साथ साथ कुरुबा, मुस्लिम और दलित राइट रहता है। दलित लेफ्ट भी ओल्ड मैसूर कांग्रेस के साथ ग्रेविएट होते हैं। तो इस बार निश्चित रूप से
कांग्रेस ये नहीं मान रही है कि भाई बहुत सारे वोकलिगा हमको शिफ्ट हो और जाएंगे। प्रशांत भाई, हमने पहले ऐसा भी ये नहीं देखा होता। है कि जब भी कांग्रेस किसी वोकलिगा फेस को एज अ सीएम फेस पुश करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे हमने एसएम कृष्णा के केस में देखा, 80s में देखा, तब तो थोड़ा सा फायदा मिलता दिखा है उन्हें। देखो 57 के बाद अगर कोई वोकलिगा मुख्यमंत्री कर्नाटक में बना, वो 94 में देवेगौड़ा जी बने। 99 में एसएम कृष्णा फेस को लेके जब कांग्रेस चली थी, तब जनता पार्टी टूटी थी। तब हेगड़े और पटेल खेमा अलग हुआ था, हेगड़े खेमा अलग और देवेगौड़ा, हेगड़े और देवेगौड़ा जी के बीच में घमासान होने के बाद जनता दल टूटी थी। इसके कारण उस संदर्भ में देवेगौड़ा जी के कारण वोटिंग हुआ था, ऐसा नहीं था। अच्छा। इसलिए 99 और 2023 की स्थिति एक ही नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से क्या कांग्रेस को दलित वोटों में ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा? देखो, कांग्रेस दलित राइट तो वोट लेती है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए जो खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी में बनाया, इसके बाद बीजेपी ने एक कोशिश की कि दलित में जो बहुत साल से एक पेंडिंग डिमांड था कि भाई दलित रिजर्वेशन का रिकैटेगराइजेशन करो, तो जो 17% अभी दलित रिजर्वेशन कर्नाटक में है, उसमें 6% दलित लेफ्ट को दिया गया, 5.5% दलित राइट को दिया गया। तो दलित लेफ्ट के वोट को एक कॉन्सेंट्रेट क्रोढ़ीकरण करना बीजेपी चाहती है। अच्छा। मुझे लगता है, देखो हैदराबाद कर्नाटक में आप कांग्रेस का टिकट वितरण को देखो, दलित लेफ्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। तो खड़गे जी ऐसा नहीं है कि खड़गे जी के कारण पूरे दलित समाज कांग्रेस के साथ झुक। दलित में 3 फ्रैक्शंस है, दलित लेफ्ट, दलित राइट और एक लंबानी बोवी समुदाय के वोट्स भी रहते हैं। तो 3 तरीके से दलित का वोटिंग होता है। उसमें दलित राइट निश्चित रूप से खड़गे जी के कारण, परमेश्वर जी के कारण कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल यह है, रिजर्वेशन हर बार पिछले 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं बड़ा मुद्दा हो रहा है। सिद्धारमैया जब सीएम थे तब कहा गया कि लिंगायतों का अलग धर्म, उसको लेकर बात हुई। फिर अब बीजेपी जा रही है और कह रही है कि हमने जो 4% सब कैटेगरी में मुस्लिमों को दिया जा रहा था उसको खत्म किया, ये वापस आएंगे तो ये उसको रीस्टोर कर सकते हैं, हमने उसको लिंगायतों और वोकलिगाओं में बांटा। इस इशू का कितना बज है ग्राउंड पे, बूथ में, रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं? सौरभ जी, रिजर्वेशन एक पंचमसाली कम्युनिटी है, उसमें रिजर्वेशन का बहुत बज चुनाव के पहले दिखाई दे रहा था। इसलिए बीजेपी प्रेशर में आके बीजेपी ने फैसला किया कि भाई 4% मुसलमानों का वोट रिजर्वेशन हम वापस ले लेंगे, 2% वोकलिगा और 2% लिंगायतों में बांटेंगे। मुझे नहीं लगता ये दिस हैज टेकन, मतलब इसको एक इलेक्शन इशू में बनाने में या नीचे तक पर्कुलेट करने में अभी तक बीजेपी कामयाब नहीं दिख रही है। शेट्टर और सऊदी के जाने से बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी का जो लिंगायत वोट बेस है, वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, अगर कांग्रेस लिंगायतों का जो सबकास्ट फीलिंग है, उस सबकास्ट फीलिंग के आधार पर अगर वोटिंग होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। कांग्रेस के खिलाफ जो हिंदुत्व की बात बीजेपी बार बार उठाती है, योगी आदित्यनाथ को लेके आ रही है, तो अगर लिंगायत सबकास्ट फीलिंग से उठकर एकत्रित होकर वोट करते हैं तो बीजेपी को फिर से मुंबई कर्नाटक में फायदा होगा। मुझे रिजर्वेशन का मुद्दा जरूर कर्नाटक में बहुत चर्चित विषय था, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग को देखा जा रहा है तो कुछ जगह पंचमसाली कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कुछ जगह पंचमसाली बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नॉन पंचमसाली जब सऊदी इज अ गाणिगा लिंगायता सऊदी के कारण थोड़े बीजेपी से नाराज चलते दिख रहे हैं। जगदीश शेट्टर इस जगह बणजिगा लिंगायता। तो कांग्रेस चाहती है कि ये बणजिगा, गाणिगा, जहां जहां पंचमसाली, इनको थोड़ा बीजेपी से दूर लाने की कोशिश हो, ताकि कांग्रेस को मुंबई कर्नाटक में देखो 50 सीटें हैं। पिछले बार बीजेपी 30 जीती थी, कांग्रेस 19 जीती थी। अगर 10 सीट कांग्रेस को फायदा होता है तो ओवरऑल टैली में निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। तो कांग्रेस चाहती है कि
लिंगायत रिजर्वेशन के बावजूद अगर लिंगायत सबकास्ट फीलिंग में अगर वोट करती है तो कांग्रेस को कुछ हद तक फायदा होगा। अदरवाइज बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व, मोदी फैक्टर और ऑलमोस्ट ऑल आप कर्नाटक आएंगे तो घूमिएगा जी, मैं आ रहा हूं अगले हफ्ते। आप दावणगेरे से बीजापुर तक जाइए सौरभ जी, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी लिंगायत कैंडिडेट को देती है। ऐसा नहीं, अब पूरे देश में आप देखते होंगे बीजेपी ओबीसीज, अब नॉन यादव ओबीसीज पे कॉन्सेंट्रेट करती है यूपी में। यहां वैसा पॉलिटिक्स नहीं दिखता, यहां लिंगायत पे ज्यादा बीजेपी निर्भर है। इसलिए जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़ के जाते ही नड्डा जी को हुबली जाना पड़ा, अमित शाह जी को हुबली जाना पड़ा, येडियुरप्पा जी को हुबली जाना पड़ा। लिंगायत वोट बैंक एक ऐसा कर्नाटक में फैक्टर है, बीजेपी उस पर ओवर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर लिंगायत इकट्ठा होकर वोट करते हैं तो बीजेपी को फिर से एक चांस मिल सकता है। लिंगायत अगर बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा दिखता है। और इन सब में एक फैक्टर ये भी है कि येदियुरप्पा के खुद के लिए स्टेक कितना है, क्योंकि उनकी दावेदारी उतनी प्रकट नहीं है। ये बीएल संतोष जी का, सौरभ जी, ये बीएल संतोष जी का नाम कैसे आया? जगदीश शेट्टर जी ने जानबूझ के बीएल संतोष जी का नाम उठाया और प्रहलाद जोशी वहां के सांसद है, तो एक लिंगायत और ब्राह्मण में एक फॉल्ट लाइन है। हेगड़े जी का काल, ये हेगड़े जी, ये रामकृष्ण हेगड़े के समय से चली आ रही है। नहीं, रामकृष्ण हेगड़े लिंगायतों के नेता माने जाते थे। कैसे? 83 में देवेगौड़ा के खिलाफ एक नेता लिंगायतों को चाहिए था। निजलिंगप्पा जी के बाद एक मुख्यमंत्री अगर लिंगायतों को बनाना था तो रामकृष्ण हेगड़े जब 83 में मुख्यमंत्री बन गए, उनको लिंगायतों का नेता माना जाता है। लिंगायत रामकृष्ण हेगड़े जी को पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद अनंत कुमार जी ने वो कोशिश की। देखो आप 2013 में जब येडियुरप्पा जी ने बीजेपी छोड़कर केजेपी बनाया था तो दो नाम लिया था। मैं बाहर जा रहा हूं, इसके कारण थे बीएल संतोष और अनंत कुमार। आज जगदीश शेट्टर जी बाहर जा रहे तो दो नाम लिया था, एक बीएल संतोष और एक प्रहलाद जोशी। तो एक फॉल्ट लाइन निश्चित रूप से लिंगायत वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। एक फॉल्ट लाइन होता है जो मराठा वर्सेस ब्राह्मण महाराष्ट्र में दिखता है। इसके कारण देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। 2 महीने के पहले एचडी कुमार स्वामी ने एक आरोप लगाया था कि बीजेपी पेशवा ब्राह्मणों को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, प्रहलाद जोशी को लेकर। वो फॉल्ट लाइन का लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है। मुझे लगता है वोटर्स विल डिसाइड। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।